नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर आरपीएस एग्जाम विद सुनील। दोस्तों, हमारे स्टेट ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट जनवरी के फर्स्ट वीक में आने वाला है। दोस्तों, हमारे वीडियो और पटवार मेंस के एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाले हैं। इसी क्रम में हमारे जो पटवार का एग्ज़ाम है वो मई माह में और वीडियो का एग्ज़ाम हमारे जुलाई माह में प्रस्तावित है। दोस्तों, हमारे जेल प्रहरी और जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उनके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। दोस्तों, इसी के साथ जो रीट का एग्ज़ाम है उसके अंदर भी हमारे जो गणित का पोर्शन है वो आने वाला है। दोस्तों, सभी जो हमारे एग्ज़ाम है उन सभी में जो गणित का चैप्टर है वो गणित के जो हमारे सिलेबस के अंदर दे रखा है वो सभी में समान रूप से दे रखा है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना कि जो गणित का सिलेबस है हमारे हर एग्ज़ाम के अंदर, कौन से हर एग्ज़ाम में, चाहे वीडियो हो, पटवार हो, एलडीसी हो या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, जेल प्रहरी हो या रीट हो, उन सभी एग्ज़ाम में जो हमारे गणित का पोर्शन है वो 20% से अधिक ही रहा है और रहेगा। क्योंकि दोस्तों, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर या तो आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन करोगे या फिर कुछ ही नहीं कर पाओगे। दोस्तों, गणित में हर बच्चा जो सेलेक्ट हो रहा है वो हर बच्चा गणित के अंदर पूरे में से पूरे क्वेश्चन करके आता है। अगर आपको भी अपना सिलेक्शन पक्का करना है इन सभी आने वाले वैकेंसी में, तो ये ध्यान रखो कि आपको गणित तो करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, गणित तो आपको करनी ही पड़ेगी, और क्यों नहीं, गणित आप यहाँ से पढ़ो। दोस्तों, यहाँ आपको गणित को बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाया जा रहा है। हमारे जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन सभी के अंदर गणित एक महत्वपूर्ण टॉपिक साबित हो रहा है, और ये ध्यान रखो कि गणित ही की वजह से ही सभी बच्चों का सिलेक्शन हो पा रहा है। हमें अभी जो गणित का पढ़ रहे हैं उसके अंदर वीडियो और पटवार के अंदर जो सेम सिलेबस है वो हम अभी लेकर चल रहे हैं। उसके बाद हम जेल प्रहरी, रीट और आने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है उसके अंदर जो हमारे गणित के टॉपिक होंगे उन सभी को भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चलो आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और ये हमारा आज परसेंटेज का लास्ट टॉपिक है, लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कल से प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं दोस्तों कि ए का A%, बी का B% बराबर ए बी का 2% है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है। तो देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं कि ए का A% प्लस बी का B% बराबर ए बी का कितना परसेंट है दोस्तों, 2%। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कि का की जगह क्या लिखेंगे हम, गुणा ए का A% बटे 100, प्रतिशत को हमने क्या बदल दिया, बी में बदल दिया, प्लस बी गुणा बी बटे 100 बराबर ए बी गुणा 2 बटे 100। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद में देखते हैं हम क्या आया, A² बटे 100 प्लस B² बटे 100 बराबर ए बी गुणा 2 बटे 100। दोस्तों, हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, लैस ले लेंगे। तो 100 से 100 कितनी बार जाएगा, 100 का 100 में भाग जाता है एक बार, और एक को किससे गुणा करना है, A² से। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, A² प्लस 100 का 100 में भाग जाता है कितनी बार, एक बार, और एक को किससे गुणा करना है, B² से। तो कितना आएगा, B² बराबर 2AB बटे 100। देखो दोस्तों, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, A² प्लस B² बराबर 2AB। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ हमारा पक्षांतरण कर देंगे तो क्या जाएगा, A² प्लस B² माइनस 2AB बराबर 0। अब हम देखते हैं कि ये किसका फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0 का फॉर्मूला बन गया। देखो हमारे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A² माइनस 2AB प्लस B²। इसी प्रकार a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A² प्लस 2AB प्लस B²। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर कि ये क्या हो गया, यहाँ पर एक बार देखना कि a बराबर क्या हो गया दोस्तों, b हो गया। a बराबर क्या हो गया, b हो गया। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि a किसके बराबर है, b के बराबर, अर्थात a का कितना परसेंट है, 100% है। कितना, 100% है ना। तो हम देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको, कि अगर b a का कितना प्रतिशत है, कितना हो गया, देखो ये हो गया बी ए का 100%। क्या ये 100% है क्या, हाँ 100% है। क्यों,
देखो b बराबर a गुणा a का 100% को हम 100/100 लिख देंगे ना, तो देखो क्या आ गया 100b बराबर 100a, देन a बराबर b। मतलब हमने जो आंसर निकाला क्या a बराबर b, और b a का कितना परसेंट है 100%, वो क्या है एकदम सही। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या है सी 100%। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमारे क्वेश्चंस हमारे वीडियो, पटवार, रीट, जेल प्रहरी और हमारे चतुश्रेणी कर्मचारी के अंदर भी आने वाले हैं। तो आप सभी को अपनी कमर कस लेनी है गणित पढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। यदि आयत के प्रत्येक आयाम में, आयत के प्रत्येक आयाम, आयत में क्या क्या आयाम होते हैं, लंबाई और चौड़ाई तो होती है। ठीक है, ये क्या होती है लंबाई, और ये होती है क्या चौड़ाई। आयत में क्या क्या आयाम होते हैं, लंबाई और चौड़ाई होती है। तो क्या पूछ रहा है कि आयत के प्रत्येक आयाम में 200% की वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है। अब हम देखते हैं, देखो हमने क्या देखा था कि किसी भी हम निकालते हैं कि किसी वस्तु के अंदर या किसी आयाम के अंदर अगर वृद्धि होती है तो हम किसको कौन से सूत्र से इसे सोल्व करते हैं दोस्तों, a प्लस, हम कौन सा सूत्र लगाएंगे इसके अंदर कि a प्लस बी प्लस ए बी बटे में 100। हम इस सूत्र से इसके अंदर होने वाली परसेंटेज वृद्धि को हम क्या ज्ञात कर लेंगे कि कितनी परसेंट वृद्धि हुई है, इस सूत्र से हम इसको पता कर लेंगे। ठीक है, कौन सा सूत्र हो गया हमारा, a प्लस बी प्लस ए बी बटे में 100। ये कब लगाते हैं, जब दो बार वृद्धि हो गई। वो दो बार वृद्धि कैसे हो रही है, एक तो लंबाई में हो रही है और एक चौड़ाई में वृद्धि हो रही है। इसने क्या पूछा कि प्रत्येक आयाम में, प्रत्येक आयाम में, देखो यहाँ पर इसने क्या बोल दिया हमारे को कि प्रत्येक आयाम में, प्रत्येक आयाम कौन सा है इसके अंदर, दो आयाम में, एक तो लंबाई है और एक चौड़ाई। तो दो में वृद्धि हो रही है, तो दो में वृद्धि हो रही है तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 वाला। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कि 200 प्लस 200, देखो यहाँ पर आयाम दोनों ए और बी की वैल्यू कितनी आ रही है 200%। ठीक है, 200 प्लस 200, 200 गुणा 200 बटे में 100। ठीक है, तो यहाँ पर ए के मान क्या आया 200 और बी का मान हमने क्या रखा यहाँ पर 200%। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितना, ये तो हो गया 400 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये कितना हुआ 200 गुणा 2, 400 प्लस 400 बराबर 800%। अर्थात इससे हमें क्या पता लगा कि आयत के प्रत्येक आयाम में, यानी आयाम का मतलब क्या होगा कि इसकी प्रत्येक लंबाई में, मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 200% की वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी दोस्तों, परसेंटेज के अंदर 800% की वृद्धि होगी। क्या होगी दोस्तों, उसके क्षेत्रफल में 800% की वृद्धि हो जाएगी। तो यहां तक समझ में आ गया। चलो हम आगे देखते हैं कि प्रत्येक प्रवेश परीक्षा में बैठने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है दोस्तों, दुगनी है। यदि 30% लड़कियां और 45% लड़कों को प्रवेश मिलता है, किसमें मिलता है, परीक्षा में, तो प्रवेश नहीं पाने वाले, तो प्रवेश नहीं पाने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, हम इसे वापस पढ़ते हैं कि प्रवेश परीक्षा में बैठने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या ये क्या है, दुगनी है। मतलब मैं यहाँ पर लड़कियों को क्या बोल दूं, मैं गर्ल्स, और इधर क्या बोल दूं, मैं बॉयज। तो क्या बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या ये क्या है, दुगनी। मतलब ये दोनों बराबर तो है, पर लड़कों की संख्या की किसके बराबर है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की क्या है दोस्तों, बराबर है। क्या बोला इसने कि लड़कियों की संख्या, ये जो लड़कियों की संख्या है वो किसके बराबर है, ये जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या की किसके बराबर है, 2 गुना के बराबर है। किसके, 2 गुना के बराबर है। यहां तक समझ में आ गया, समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। देखो अगर मैं यहां पर माना, अगर मैं बॉयज मान लू 100, क्या बॉयज 100 माना, तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, गर्ल्स कितनी हो जाएगी बताओ, बॉय गर्ल्स हो जाएगी दोस्तों कितनी, गर्ल्स कितनी हो जाएगी 200। ठीक है, गर्ल्स कितनी हो जाएगी 200। ठीक है, तो
गर्ल्स कितनी होगी 200 और बॉयज़ कितनी होगी हमारे 100। अब हमने ये तो मान लिया। अब क्या बोल रहा है ये कि टोटल कितने हो गए, टोटल बॉयज़ प्लस गर्ल्स, बॉयज़ तो हमारे 100, गर्ल्स कितनी है 200, टोटल हमारे हो गए 300। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या कह रहा है कि 30% लड़कियां और 45% लड़कों को क्या मिलता है वहां पर परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश मिलता है ना। तो क्या हुआ कि हमारे जो गर्ल्स है वो कितनी है 200, 200 का 30% कितना हो गया 60, यानी 60 लड़कियां क्या करेगी, 60 लड़कियों को प्रवेश मिल देगा। ठीक है, और बॉयज कितने हैं 100 गुणा 45 बटे हुए 100। ठीक है, 2 जीरो कैंसिल, मतलब 45 लड़कों को प्रवेश मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा, एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, अब यहां तो समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है कि तो प्रवेश नहीं पाने वाले उम्मीदवारों को प्रतिशत, देखो 60 लड़कियों को प्रवेश मिलेगा, तो देखो यहां पर कि 60 लड़कियों को प्रवेश मिलेगा तो 200 माइनस 60, 140 को प्रवेश नहीं मिलेगा ना। 140 को क्या दोस्तों प्रवेश मिलेगा क्या, प्रवेश मिलेगा क्या, 140 को नहीं मिलेगा, 140 को प्रवेश नहीं मिलेगा, 140 को प्रवेश नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इधर 45 को प्रवेश मिल गया तो कितने को नहीं मिलेगा 100 माइनस 45 मतलब 55 को क्या करेगा, पर 55 को प्रवेश नहीं मिलेगा। तो टोटल कितने हो गए जिसको प्रवेश नहीं मिल रहा है, प्रवेश नहीं पाने वाले कितने हो गए 55 प्लस 140, कितने 195। अभी क्या पूछ रहा है कि प्रवेश नहीं पाने वाले तो कितने 195, और उम्मीदवारों को उनका परसेंटेज कितना है, कितना दोस्तों 195 बटे 300 गुणा 100, कितना 195 बटे 300 गुणा 100, क्योंकि टोटल कितने हैं हमारे बॉयज प्लस गर्ल्स 300। तो इनका परसेंटेज निकाल लेंगे हम, कैसे निकालेंगे 195 बटे 300 गुणा 100। ठीक है, इससे हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। देखो 2 जीरो कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा 195 बटे 3, अर्थात 3 6 18 और 3 5 15, 65%, यानी कि हमारे प्रवेश नहीं पाने वाले उम्मीदवारों का परसेंटेज कितना है दोस्तों 65%। ठीक है, तो हमने क्या देखा इसके अंदर कि प्रवेश परीक्षा में बैठने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है, तो हमने क्या मान लिया कि बॉयज तो है कितने 100, हमने बॉयज मान लिया कितने 100, हमने बॉयज को मान लिया 100, तो गर्ल्स कितनी आ गई दोस्तों यहाँ पर 200। ठीक है, गर्ल्स कितनी आ गई यहाँ पे 200। अब हम देखते हैं टोटल बॉयज गर्ल्स कितनी हो गई यहाँ पे 300 हो गई, तो 30% क्या है लड़कियों की संख्या कितनी होगी 60 और 45% लड़कों की संख्या कितनी होगी 45, तो दोनों को क्या मिल गया, ये तो प्रवेश मिल गया, और प्रवेश नहीं पाने वाले 140 तो गर्ल्स और 55 कितने हो गए बॉयज, दोनों टोटल कितना हुआ 195, और हमने परसेंटेज निकालने के लिए कितने किसका भाग दिया बॉयज और गर्ल्स दोनों की संख्या का। ठीक है, तो हमारे पास कितना आया 65% जो इनको प्रवेश नहीं मिला है किसके अंदर एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, यदि घन की प्रत्येक भुजा को देखो घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसका आयतन ज्ञात करना है। हमें क्या करना है दोस्तों, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो देखो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब क्या होता है दोस्तों, भुजा क्यूब, अर्थात ए गुणा ए क्या भुजा, तो मतलब हमको 10 को 10 तीन बार लेना है, फिर 3 बार बढ़ाना है, पहले 2 को लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे फिर एक बार और करेंगे, अर्थात हम पहले इसके अंदर ये सूत्र लगाएंगे ए प्लस ए बटे हुए 100। ठीक है, या हम इसको ये कह दें कि इसके अंदर हम लगाएंगे ए प्लस बी बटे हुए 100, जहाँ क्या है ए बराबर बी बराबर सी बराबर 10। ठीक है, हमने इसको मान लिया कि ए बराबर बी बराबर सी तो है, क्यों, क्योंकि घन की सारी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, घन की सारी भुजाएं बराबर होती है, नहीं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है बराबर होती है। तो हम इसके अंदर देखो हमारे पास सूत्र तो कौन सा है कि ए प्लस बी बटे 100 है ना, तो यहाँ पर ए बराबर बी बराबर सी तीनों बराबर है, तो देखो ए का मान हमने रख दिया यहाँ पर 10, बी का मान रख दिया 10 और यहाँ पर 10 गुणा 10 बटे 100, 2 जीरो कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया 21%।
कितना है दोस्तों 21%। अब देखो अभी 21% को हम क्या मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। तो 21% के अंदर क्या करना है, वापस 10% बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर 3 भुजा दे रखी है, कितनी, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो 2 बार भुजा को लेकर तो हमने 21% बढ़ा दिया, पर एक बार और भुजा को लेकर हमें 10% और बढ़ाना होगा। तो 10% और बढ़ा दो इसको, तो 10 प्लस 21 गुणा 10/100, ठीक है। अगेन तो ये गया 31 प्लस 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये कितना हुआ 2.1, तो हमारे 33.1। मतलब घन की प्रत्येक भुजा को अगर 10% बढ़ा दिया जाए, घन की प्रत्येक भुजा को क्या कर दिया जाए दोस्तों 10% बढ़ा दिया जाए, तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा 33.1%। तो यहाँ पर जो घर का आयतन है वो कितना हो गया 33.1% बढ़ गया, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया, ठीक है। तो घन कैसा होता है, ऐसा, इसकी तीनों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। ये तो होगी लंबाई, ये चौड़ाई, और ऊंचाई क्या होगी, बराबर। यदि किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलो अधिक खरीद सकता है, 3 किलो वस्तु अधिक खरीद सकता है। वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी, है ना। देखो वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलो अधिक वस्तु खरीद सकता है। 100 रुपये में 3 किलो अधिक वस्तु खरीद सकता है। कब, जब वस्तु की कीमत में 21% की कमी हो। कितनी दोस्तों, वस्तु की कीमत में 21% की कमी होने पर 100 रुपये में 3 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीद सकता है। तो वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत ज्ञात करनी है। मतलब 21% कम करने के बाद वस्तु की कीमत क्या है, बस ये याद करना है। देखो इसके अंदर वस्तु की प्रति किलोग्राम, देखो कम की गई का मतलब क्या हुआ कि 21% को हमें कम करने के बाद जो वस्तु आई ना, वस्तु कीमत थी ना, वो पता करनी है। और यहाँ पे बोलता है कि वस्तु की प्रारंभिक कीमत पता करनी है, तो क्या कम करने से पहले कितनी थी वो पता करनी थी, ठीक है। देखो क्वेश्चन को सिर्फ 2 तरीके से पूछा जाएगा कि कम की गई का मतलब कि वस्तु 3 किलो ज़्यादा कब आ रही है, उस समय के हमें पता करने की कीमत क्या है। और अगर प्रारंभिक कीमत पूछनी होती है तो जब वस्तु का मूल्य कितना था, पूरा 100, तब ज्ञात करना था हमें उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, ठीक है। तो इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम दोनों तरीके से इसको देखेंगे कि मैंने माना पहले वस्तु का मूल्य कितना 100, तो अब 21% की कमी करने पर कितना हो गया वो 79 वस्तु का मूल्य। देखो फिर खपत कितनी हो जाएगी, खपत इसकी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, 79:100, ठीक है। दोनों में अंतर कितने का है, 21 का अंतर है। और 21 में वो 3 kg अधिक खरीद सकता है ना। देखो 21 की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर, क्योंकि अंतर कितने का, दोनों में अंतर कितने का है, एक तो अधिक का और एक कम का। मतलब 100 रुपये में से 100 रुपये वैल्यू थी और अब 21% कम होने पर वो 79 हो गई वस्तु का मूल्य। तो खपत का अनुपात कैसे हो जाएगा, वो 79:100, यानी कि वस्तु का क्या हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा जब वस्तु की कीमत क्या हो सेम। तो वस्तु की देखो यहाँ पर अगर ये 100 रुपये बराबर वस्तु के मूल्य और खपत, है ना, ये 100 रुपये दोनों बार बराबर है। एक तो पहले भी बराबर है जब वस्तु की कीमत सेम थी, कम नहीं हुई थी, और अब भी बराबर है, बस अब भी 100 रुपये ही उसके पास। पर अब क्या हुआ, अब वस्तु की कीमत कम हो गई, तो वस्तु ज़्यादा आएगी ना। कितनी ज़्यादा आई, वो 3 किलो ज़्यादा आई है। कितनी, 3 किलो। और कितने में, 21 का है ना हमारे अंतर, क्योंकि कितना दोस्तों 21 का अंतर है। अभी 21 के अंतर में 3 किलो आई है, ठीक है। तो 1 के अंतर में कितनी आएगी, 1 के अंतर में आएगी 3/21। तो देखो हमारे 100, अब हमारी जो वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों, 21% कम होने पर वैल्यू है हमारी 100। तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 3/21/100, है ना। कितनी आएगी दोस्तों, 3/21/100। तो हमारे 1/7 गुणा 100, ठीक है। ये क्या है हमारे किलो में। इतने किलो वो क्या खरीद रहा है दोस्तों, जब 21% कीमत कम हो गई तब वस्तु कितनी की खरीद रहा है, वो 1/7 गुणा 100, मतलब 100/7 किलो वो क्या खरीद रहा है, किलो वस्तु खरीद रहा है। कब,
जब वस्तु की कीमत में 21% की कमी हो गई। मतलब ये 100/7 kg, 100/7 किलो वो क्या खरीद रहा है, वस्तु खरीद रहा है। कब, जब वस्तु की कीमत में 21% की कमी हो गई। अब देखो ये किलो में है, किलो के अंदर कितना है दोस्तों, 100/7, और वस्तु उसके पास पैसे कितने हैं, 100 रुपये। उसके पास पैसे कितने हैं दोस्तों, पैसे कितने उसके पास, 100 रुपये, है ना। और वस्तु कितनी है यहाँ पर, वस्तु 100/7, तो 100/7, तो 100 से 100 कैंसिल, 7 क्या चला जाएगा, अंश में चले जाएगा। तो हमारा जो प्रारंभिक मूल्य कितने आ जाएगा, 7 रुपये। ठीक है, 1 किलो वस्तु का मूल्य कितना आ गया फिर, 7 रुपये। ठीक है, 1 किलो वस्तु का कितना मूल्य है, 7 रुपये। पर अगर ये पूछें कि 100/7 किलो वस्तु का मूल्य कितना है, कितना है दोस्तों, 100 रुपये। 100/7 किलो वस्तु का कितना मूल्य है, 100 रुपये। तो 1 किलो का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो पूरे पैसे हैं हमारे पास उसमें जितनी हमने वस्तु खरीदी उसका भाग लगा देंगे। इतना ही तो इजी है कि हमने अगर 100 रुपये में 5 किलो चीज़ें खरीदी तो 1 किलो चीज़ कितने में आएगी, 100/5। इसी प्रकार 100 रुपये में अगर 100/7 किलो चीज़ खरीद रहे हैं हम, तो 1 किलो की वैल्यू कितनी आएगी, 100/7। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% के बराबर हो जाए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये कि 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग, इन दोनों का योग 230 के 30% के बराबर हो जाए। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया हमारा सेट। क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा प्रश्न सेट। अब इस प्रश्न को सेट होने के बाद हमें क्या निकालना है, बताओ मुझे, हमें क्या निकालना है। हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है कि 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% के बराबर हो जाए। तो अब क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर ये तो क्वेश्चन तो सेट हो गया। अब सेट हो गया क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। अब देखो हमें क्या करना है दोस्तों, 1 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। तब क्या बचा यहाँ पर, 32 + x बराबर 23 × 3। तो 32 + x बराबर 23 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 69। कितना आएगा, 69। दो हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 69 9 - 32। तो हमारे पास क्या बचा, 9 में से 7 गए तो 9 में से 2 गए तो 7, और 6 में से 3 गया तो 3। देन x बराबर हमारा कितना आंसर आया, 37। ठीक है दोस्तों, कि 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% के बराबर हो जाए। तो कितना आया हुआ दोस्तों, 37। ये तो इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं कि यदि पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता होती है और एक विद्यार्थी 200 अंक मिले, परंतु वो 24 नंबरों से फेल हो गया, तो अधिकतम अंक कितने, अधिकतम तो हमारे 100% होते हैं हमेशा। ठीक है, तो देखो 35% तो उसको कितने मिले, अंक मिले। ठीक है, वो एक विद्यार्थी को, सॉरी ये तो हमारे क्या है, पास होने के लिए, तो पास की लाइन क्या है, ये खींच दी मैंने कि ये तो होगा पास, और पास कब होगा, उसके 35% नंबर आएंगे तब। ठीक है, और उस विद्यार्थी के कितने नंबर आए दोस्तों, 200 तो नंबर आए हैं उसके। कितने आए दोस्तों, 200 नंबर आए, और वह कितने अंकों से फेल हो गया, 24 नंबर से। कितने से, 24 नंबर से। मतलब 24 नंबर से फेल हो गया, यानी अगर उसको मैं 200 में अगर 24 जोड़ दूं, अगर उसके 200 नंबर में अगर मैं 24 नंबर और जोड़ दूं, तो वो क्या होगा, वो पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा वो पास। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 200 तो नंबर थे, और उसको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 35%। और 35% नंबर कब आएंगे, जब उसको 24 नंबर और दे देंगे। तो क्या होगा, जोड़ दिया हमने 200 नंबर में, अगर मैं 24 नंबर और जोड़ दूँ तो वो पास हो जाएगा। और पास कब होगा, जब उसके 35% नंबर आएंगे। तो मतलब ये 200 + 24 किसके बराबर है, 35% के। किसके बराबर है दोस्तों, 35% के, क्योंकि ये 200, देखो दोस्तों अगर मैं इसको 24 से हटा दूँ ना, तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। अगर 200 नंबर 35% के बराबर है, नहीं है, 200 नंबर 35% के बराबर नहीं है। पर वो क्या कह रहा कि एक विद्यार्थी को 200 तो नंबर आए, परंतु वह 24 नंबर से फेल हो गया। अगर मैं कहूँ कि इसको अगर मैं 24 नंबर और दे दूँ, इस लड़के को मैं 24 नंबर और जोड़ दूँ, तो वो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। और पास होने के लिए उसको परसेंटेज कितनी चाहिए, 35% चाहिए। तो देखो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि 35% की वैल्यू कितनी हो गई, 200 + 24। तो 1% की वैल्यू कितनी है, 224/35, और 100% की वैल्यू कितनी है,
224/35 इंटू 100। ठीक है, अब देखो इसमें 7 का भाग जा रहा है क्या? हाँ, 7 तो 5 35 और इधर 7 या 21, 7 दूनी 14। 5 का भाग 100 में कितनी बार जाता है? 20 बार। तो हमारा जो मान आया वो कितना है? 32 गुणा 20 बराबर 32 गुणी 64 यानी 640। 640 क्या हमारा आंसर में है। मतलब उसके अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम अंक मतलब 100%। 100% अंक कितने हैं उसके? 640 यानी 640 उसके क्या है? पूरी इसकी परीक्षा के पूर्णांक। हम इसको क्या बोल सकते हैं? पूर्णांक भी बोल सकते हैं। ठीक है, यह भी इजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं कि ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, तो बी की आय यानी ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो देखो ये तो हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। तो ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, यानी ए की आय बी की आय से 24% अधिक है। तो क्या कर दिया मैंने? 24% अधिक कर दिया ना, इसको कर दिया कि ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, तो कर दिया इसको। अब क्या करना है? ये क्या पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? बी की आय ये क्या है? ए और ये है बी। कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? पहले तो बताओ कितने कम है? कितने कम है? 24 कम है। 24 कम है, ठीक है। बी ए से 24 रुपये कम है। 24 रुपये, 24 कुछ संख्या मान लो आप कि 24 कम है। बी ए से 24 कम है। क्या? बी ए से 24 कम है। 24 कम है तो 24 कम है लिख दिया हमने। अब वो किससे कम है? बी की आय ए से कम है, तो ए ले आओ, ए को नीचे लेके आ जाओ भाई, ए को नीचे ले आया। ठीक है, तो 24/124 और हमें क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, इधर देखते हैं ये 24/124 गुणा 100। तो देखो दोनों में किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है कि इसमें 12 और इसमें कितने बार जा रहा है? 6 2। फिर कितना भाग जा रहा है? 4 का भाग नहीं जा रहा है इसके अंदर। फिर 2 का भाग जा रहा है इसके अंदर। 6 गुणा 0 0 और इसमें 2 का भाग देंगे तो 3 1, है ना। तो हमारे पास आंसर क्या है? 600/31 आंसर है इसके अंदर भी। 600/31 हमारा जो आंसर हो गया। यानी कि ए की आय बी की आय से 24% तो अधिक है, तो हमने ए की आय बी की आय से 24% अधिक लिख लिया ना। यहाँ पे लिखा क्या दोस्तों? लिखा सर, लिखा यहाँ पर हमने यहाँ क्या कर दिया? यहाँ पर हमने लिख लिया। तो देखो 124 और 100 लिख लिया हमने यहाँ पर। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? देखो कितने कम है, पहले तो 24 लिख लिया। 24 तो क्या है? वो कम है। और किससे कम है? वो किससे कम है? वो ए से कम है। बी किससे कम है दोस्तों? ए से कम है। तो ए से कम है तो हमने ए को लिख लिया। कितना है ए को? 124। तो 24/124 लिख लिया हमने। अब पर ये तो भिन्न हुई। तो हम इसको भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से गुणा करके ये हमारा क्या गया? परसेंटेज। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आगे देखते हैं कि 0 संख्या ए का 50%, सर 0 हमारा क्वेश्चन है। संख्या ए का 50% दूसरी संख्या बी में जोड़ने पर बी 25% बढ़ जाती है, तो संख्या ए और बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो क्या दे रखा है कि इसको क्वेश्चंस को हमें सेट करना है। क्या करना है दोस्तों? क्वेश्चंस को सेट करना है और सेट हुए क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है। देखो प्रश्न को पहले सेट करना है। प्रश्न को पहले सेट करना है। क्या करना है दोस्तों? प्रश्न को हमें पहले सेट करना है। और सेट कैसे करेंगे कि ए का 50%, ए गुणा 50%, देखो ए का 50% दूसरी संख्या बी में जोड़ने पर जोड़ दिया बी को भी, बी 25% बढ़ जाती है, तो बी क्या हो जाएगी? 25% बढ़ जाएगी। इधर क्या हो जाएगी? ये होगी बी, सॉरी इसको ऐसे लिख दो कि बी क्या हो जाएगी? बी 25% बढ़ जाएगी। क्या होगी दोस्तों? बी 25% बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमने बी को लिख दिया ना। यहाँ पर लिखा नहीं लिखा बताओ मुझे? पहले लिख दिया ना। ठीक है, हम इसको सोल्व कर लो। तो ये तो हो गया दोस्तों, क्या हो गया? प्रश्न सेट। प्रश्न क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पर सेट। ठीक है, अब इस प्रश्न को सेट हुए प्रश्न को क्या करना है? हमें सोल्व करना है। तो देखो हमें क्या करना है कि ए और बी का अनुपात निकालना है। तो देखो ए गुणा 50/100, इस परसेंटेज को हमने चेंज कर दिया। तो ये तो बी आएगा, क्योंकि बी तो परसेंटेज में है ही नहीं, क्योंकि बी तो हमने ए के 50% में जोड़ा है। और इन दोनों का जोड़ किसके बराबर है? बी
जोड़ने पर हमारी जो बी है वो क्या बढ़ जाती है, 125% बढ़ जाती है। तो 25% बढ़ने पर हम इसे क्या लिखेंगे, 125/100। बी हमारी 25% बढ़ गई। तो देखो हम इसको क्या करेंगे, लहसा ले लेंगे। यहाँ पर लहसा 100 आया तो 100 को 100 में भाग देंगे तो क्या आएगा, एक बार 1 को 50 से गुणा करेंगे, 1 गुणा 50 से तो एक बार आएगा, प्लस यहाँ पर क्या है, एक को 100 में भाग देंगे तो कितना आया, 1 का 100 में भाग देंगे तो 100 को 20 से गुणा करेंगे तो 100 बी बराबर 125 बी बटे 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब देखो कि हमारे पास क्या है, 50A बराबर 125 बी में से मैं क्या करूँगा, 100 बी घटा दूंगा। तो क्या है हमारे पास 50A बराबर 25 बी। हमारे पास क्या है, 50A बराबर 25 बी। इसको हम इधर लेके आ जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, 50A बराबर 25 बी। तो 25 तो A बटे हुए बी को कर दूंगा मैं, इसको क्या कर दूंगा, इसको देखो इधर वज्र गुणन कर देंगे। इसको क्या आएगा हमारे पास, A बटे हुए बी बराबर 25 बटे हुए 50। क्या है हमारे पास, 1 बटे हुए 2, क्योंकि 25 का भाग अगर हम 25 और 50 में देंगे तो क्या आएगा, 1 और 2। तो हमारे आंसर आ रहा है कि इसके अंदर 1:2 आ गया। तो देखो क्या किया हमने संख्या A का 50% लिख दिया, प्लस क्या है, प्लस किसको किया, प्लस बी किया। दूसरी संख्या बी में जोड़ने पर इस ए के 50% को हमने क्या किया, प्लस संख्या करके बी में जोड़ दिया, है नी। बी के अंदर हमने ए के 50% को जोड़ा तो क्या हुआ कि बी खुद का बी क्या कर दिया, बी 25% बढ़ गया। क्या बी की वैल्यू जो है वो 25% बढ़ गई। कब बढ़ी बी की वैल्यू, जब हमने ए के 50% में बी को जोड़ने पर हमारी जो बी का मान है वो क्या कर दिया, बी का मान वो खुद 25% बढ़ गया। बस इतना सा सेट करने के बाद दोस्तों कुछ नहीं करना, फिर सोल्व करना है। क्या करना है, फिर सोल्व करना है। और सोल्व करना तो आपको आता है पहले से ही, ठीक है। अब देखते हैं कि उत्तीर्ण होने के हेतु आवश्यक अंक कितने हैं, 40%। देखो उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए पासिंग मार्क्स कितने दे रखे दोस्तों, इन्होंने पासिंग मार्क्स दे रखे इन्होंने 40%। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 38 अंकों से क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है। तो अधिकतम अंक ज्ञात किए, अधिकतम अंक मतलब 100% अंक ज्ञात करने हैं। हमें क्या करने दोस्तों, 100% अंक ज्ञात करने हैं। तो इतना सा ये क्वेश्चन कि उत्तीर्ण होने के लिए मतलब पास होने के लिए आवश्यक अंक कितने हैं, 40%। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम अंक क्या करेंगे दोस्तों कि 250 अंक तो उसको बच्चे को मिलते हैं ना, और वह फेल कितने से हो गया, 38 अंकों से। अगर मैं इस 250 में 38 जोड़ दूं, 250 में 38 जोड़ दूं तो वह क्या पास हो जाएगा, क्या पास हो जाएगा। और पास होने के लिए अंक कितने चाहिए, 40% अंक चाहिए। मतलब जो 250 अंक है उसमें अगर 38 जोड़ दूं तो वो कितना हो जाएगा, 40% के बराबर। और 40% के बराबर होने का मतलब है कि वो बच्चा पास हो जाएगा, है ना। ये तो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक तो 40 है और छात्र को 250 अंक तो मिलते हैं परंतु वह 38 अंकों से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। 38 अंकों से क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है। तो फेल हो गया तो अगर मैं 250 में 38 जोड़ दूंगा तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो वो पास होने पर उसके अंक कितने होंगे, 40%। तो 40% की हमारी वैल्यू आ गई, कितनी आई, 250 प्लस 38, ठीक है। इसको जोड़ दो, कितना आया, 8 8 और 2 288 की वैल्यू कितनी है, 40% के बराबर है। कितनी, 40% के बराबर। तो देखो 40% के बराबर है 288 की वैल्यू हमारे, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 288/40। और हमारे 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 288/40 गुणा 100, ठीक है। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 4 का भाग इसमें कितनी बार गया, 4 7 28 और 4 2 8। तो हमारा जो आंसर है वो कितना है, 720। 720 सेकेंड आंसर में है। देखो सबसे इजी क्वेश्चन तो यही है कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या करना है कि जो हमारे पासिंग मार्क्स है, पात्रता वाले मार्क्स है, वो किसके बराबर होंगे, बच्चे के मार्क्स के और अनुत्तीर्ण होने वाले अंक के बराबर। तो इतना सा याद रखना है कि हमें थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा क्वेश्चंस के अंदर कि क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। दोस्तों क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है उसका कॉमन सेंस भी लगाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना, कि इस क्वेश्चंस को देखो, इस क्वेश्चंस को हमें अपने खुद पर लेना है कि मैं खुद अगर पास होने के लिए मुझे 40% अंक चाहिए। देखो आजकल जो एग्जाम आ रहे हैं उनके अंदर भी आप देखो ना कि 40% अंक अनिवार्य कर दिए,
है ना, यही तो है। RSMSSB ने भी हर एग्जाम के अंदर पासिंग मार्क्स कितने कर दिए, 40% कर दिए, और RPSC ने भी कर दिए, सेकंड ग्रेड में भी और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी। तो उन्होंने क्या किया कि 40% मार्क्स तो आराम से कर दिए, क्या पासिंग मार्क्स, और किसी बच्चे को उससे 40% से कम नंबर आ रहे हैं और उसको नंबर कितने चाहिए, थोड़े से और चाहिए, तो उन दोनों नंबर को जोड़ने पर वो पास हो जाता, उन दोनों नंबर को जोड़ने पर तो वो पास हो जाता। और वही क्वेश्चन इसके अंदर पूछा है क्या, कि देखो RPSC ने क्या किया, 40% अंक तो उसको लेने हैं पास होने के लिए, पर उसके 40% नंबर नहीं आए, उसके 40% से नंबर कितने कम आए, उसके नंबर तो 250 ही आए। और 250 नंबर आने पर वो क्या बोलता है, यार काश मेरे 38 नंबर और आ जाते तो मेरे 40% और बन जाते, है ना। 40% तो RPSC ने पासिंग मार्क्स रखी, 250 नंबर तो मेरे आए, और मैं क्या बोलूँगा कि मेरे तो 38 नंबर और आ जाते तो मैं क्या हो जाता, पास हो जाता। तो पास हो जाता तो मेरे 40% बन जाते हैं, यानी दोनों बराबर है। यानी 250 में मैं 38 जोड़ दूंगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 40% के बराबर हो जाएगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि क्या पूछ रहा है कि यदि ए का 60%, बी का 30% है, और बी बराबर सी का 40% है, और सी बराबर ए का x% है, तो x का मान ज्ञात करो। क्या पूछा है कि x का मान ज्ञात करो। अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ए का क्या कर दिया, देखो दोस्तों इन्होंने क्या किया कि ए का 60% किसके बराबर है, बी का 30%। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो। ए गुणा 60/100 बराबर बी गुणा 30/100, तो 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो क्या आया हमारे पास 6a बराबर 3b, यानी a/b बराबर 3/6, अर्थात a/b बराबर 1/2। हमने यहां तक कर लिया। अब देखो सेकंड वाला कि b बराबर c का 40%, तो c का 40% हमें यहाँ पे कर लो। क्या कर लो कि b बराबर c गुणा 40/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है, दो भाग अगर हम 4 में देंगे तो 2 बार, और 10 में देंगे तो 5 बार, तो हमारे पास क्या आया 5b बराबर 4c, नहीं 2c, सॉरी 2c आएगा यहाँ पे, है ना 2c। तो b/c बराबर 2/1। ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा है कि c बराबर a का x%, तो c बराबर a गुणा x/100 कर दिया ना, ठीक है कर दिया। चलो तो 100c गुणा ax, तो हमें c/a का मान ज्ञात करना है, तो क्या आएगा x/100। अब देखो हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो हमारे पास देखना यहाँ पर कि a/b, b/c और c/a। तो हमारे पास देखो a/b कितना है 1/2, और b/c कितना है 2/1, और c/a कितना है 100 गुणा 100, इतना ही है ना। x गुणा कितना है दोस्तों 100। सही है क्या दोस्तों। यहाँ पर देखो कि c बराबर x का 1%, और यहाँ पे हो गया ये सी ए एक्स बराबर 100, तो 100c बराबर ए एक्स, देन c बटावे a बराबर x/100। सही आ गया। देखो दोस्तों हमारा b से b कैंसिल हो गया, है ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं क्या करूँ कि अगर c को c कैंसिल करना है मुझे, c को c कैंसिल करना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मुझे बताओ दोस्तों कि मुझे क्या करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और गलती कर दी हमने कि देखो यहाँ पर b/c क्या है, यहाँ पर 2/5 है, यहाँ पर ये 2/, क्या है दोस्तों 5 है, तो है ना। तो हमने यहाँ पर b/c लिखा, तो यहाँ क्या है 2/5 है, यहाँ पर क्या है दोस्तों 2/5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपके, मुझे पता है यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखो दोस्तों तो ये 2 कट गए यहाँ से इन दोनों में, तो हमारे देखो a/c की वैल्यू कितनी आई 1/5, और c/a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 100/100। ठीक है, 100/100 आई ना या नहीं आई, बताओ मुझे। आई। अगर मैं c को c कैंसिल करूँ, अगर मैं यहाँ पे मान लो कि मुझे क्या करना दोस्तों, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x की वैल्यू क्या है c के बराबर, c के अनुपात में। तो मैं अगर देखो अगर मैं a को a कैंसिल करना है, मुझे इन a को कैंसिल करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। अर्थात अगर मैं इसको 100 गुणा कर दूं और इसको भी 100 से गुणा कर दूं, तो हमारे पास क्या आएगा
ए अनुपात सी बराबर 100 गुणा 500। ठीक है, तो सी अनुपात ए बराबर एक्स अनुपात 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 500। कितना आ जाएगा दोस्तों 500। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है पर इजी है। कितना, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है पर इजी है। और ऐसे क्वेश्चंस किसके अंदर आते हैं, परसेंटेज में भी आते हैं पर अनुपात समानुपात के अंदर भी आते हैं। हमारे जो अनुपात वाला चैप्टर आएगा ना उसके अंदर और अच्छे से इसे पढ़ेंगे। ठीक है, यदि 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो 230 के 30% के बराबर हो जाए। देखो दोस्तों ये भी इजी क्वेश्चन ही है, हम अभी जो ले रहे हैं वो इजी क्वेश्चन ही भी है कि देखो 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, मानो संख्या x जोड़ी ली हमने कि उनका योग 230 के 30% के बराबर हो जाए। ठीक है, 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% के बराबर हो जाए। देखो 320 गुणा 10/100 प्लस x बराबर 230 गुणा 30/100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ये शायद हमने पहले भी किया था, दोबारा आ गया वापस। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया ये भी। तो 32 प्लस x बराबर 69, देन x बराबर 69 माइनस 32 बराबर x बराबर 37। ठीक है, ये तो हमने पहले भी किया था, वापस क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, देख लिया ये भी। अब देखते हैं कि प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है। क्या, प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है और प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए, प्याज पर जो खर्च होने वाला पैसा है उतना ही रखने के लिए उपभोग में, यानी उपभोग का मतलब खपत में कमी करने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। खपत में कितनी प्रतिशत कमी करें कि व्यय हमारा क्या हो, बराबर हो। व्यय है ना, व्यय क्या हो गया, व्यय बराबर कीमत इंटू खपत। देखो व्यय तो हमारा हमेशा बराबर रहेगा ना, तो कीमत और खपत का अनुपात क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर व्यय क्या हो, समान रहे, व्यय क्या रहे, समान रहे। पर इसमें देखो व्यय क्या कर रहा, व्यय उतना ही रहे, उतना का मतलब समान रहे, है ना। देखो कि अगर मैं इसको पहले 100 मान लूँ प्याज की कीमत, और अब कितनी हो गई 150 पहले और अब। ठीक है, ये तो क्या हो गई कीमत। ठीक, ये क्या होगी दोस्तों, कीमत। और अब हम देखते हैं खपत। खपत कितनी हो जाएगी 150 और इधर 100। ठीक है ना, इतनी होगी ना, हो गई इतनी। ठीक है, इसको हम काट देंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 3:2। ये कह रहा है कि प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग पर व्यय कमी करने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब उपभोग में हमारे जो उपयोग है ना उसमें कितनी कमी करें, मतलब हमारे खपत में कितनी कमी करें कि वो क्या हो जाए, प्याज पर होने वाला व्यय बराबर रहे, है ना। क्योंकि प्याज की कीमत बढ़ गई है, और प्याज की कीमत बढ़ गई है तो क्या होगा, प्याज की कीमत बढ़ गई है तो हम प्याज खाना कम करेंगे, प्याज की कीमत बढ़ गई है तो हम प्याज खाना कम करेंगे, और कम करेंगे तो कितना कम करेंगे वो इसमें पूछा है। क्या, जो कितना कम करेंगे वो क्या है, इसमें पूछा है कि 50 की हमारी जो कीमत है वो पहले 100 रुपये थी, अब प्याज हो गया 150 रुपये किलो, और 150 रुपये किलो प्याज होने पर हम पहले से कम प्याज खाएंगे ना, या हम पहले से कम प्याज ही तो खाएंगे। और कितना खाएंगे वो ये पूछा है कि पहले जितना प्याज खाते थे और अब जितना प्याज खाते हैं उसमें क्या है, कितनी परसेंटेज की कमी की है आप लोगों ने, है ना। तो देखो हम पहले तो 3 खाते थे और अब कितने खा रहे हैं, 2। हम पहले कितने प्याज खाते थे, 3, और अब कितने खा रहे हैं, 2। और कितने का अंतर है, 1 का। और क्या है, पहले कितने खाते थे हम, तो पहले पर तो निकालना है हमें, पहले पर तो निकालना है कि पहले जितना खाते थे और अब कितना खाते हैं, उन दोनों में क्या है, कितना परसेंटेज की कमी है। देखो 1 की तो कमी है, पर किस पे कमी है, पहले वाले पर। पहले वाला कौन सा है, 3 है। इसको 100 से गुणा कर दो। क्या है दोस्तों, क्या पूछा कि प्याज की कीमत तो वृद्धि हो गई, वृद्धि होने पर वो प्याज खाना कितना परसेंटेज कम किया, क्या प्याज खाना वो कितना परसेंटेज कम किया। तो हमने क्या देखा कि दोनों में अंतर तो 1 का है, पर पहले वाले से तो कम करेंगे ना, हम पहले जितना खाते थे उससे तो कम करेंगे। वो पहले हम कितना खाते थे, 3, और 3 से हमने कम कर दिया कि 1/3 गुणा 100। अब कितना आंसर है हमारे, 100/3। इसको हम क्या बोल देंगे, 33 सही, 1/3।
जो हमने पहले से ही पढ़ रखा है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो कितना है, 33 सहित 1/3%। ठीक है, देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं। कि कॉमन सेंस अगर आपने अच्छे से लगा लिया ना तो आप क्वेश्चंस कर लोगे, और कॉमन सेंस अच्छे से नहीं लगा पाए तो क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। क्योंकि क्वेश्चंस है ना, ये ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चंस क्या होता है कि ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, पर बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। वो फिर है ना, वो उधर झूल, उसको क्वेश्चन आता भी है पर वो कर नहीं पाता। बच्चों को क्वेश्चन आता है पर वो क्वेश्चन कर नहीं पाता है। ठीक है, यदि 35% उत्तीर्ण अंक है और एक छात्र को 200 अंक प्राप्त होते हैं, फिर भी वह 24 अंकों से असफल हो जाता है, तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। देखो ये शायद क्वेश्चन हमने कर रखा है कि देखो 200 अंक तो आए और 24 अंकों से वो फेल हो गया, तो उत्तीर्ण अंक कितने, 35% है। ठीक है, उत्तीर्ण अंक कितने, 35%, तो पासिंग मार्क्स तो हमारे आ गए। ठीक है, तो ये हो गया 224 बराबर 35। देन 1% कितना हुआ, हमने शायद एक पहले क्वेश्चन कर रखा है, 224/35, और देन 100% हम कम बारे 224/35 गुणा 100। तो इसका 35 का भाग कितने बार जाएगा इसके अंदर, ये तो होगा 7 बार, 5 का भाग जाने पर 5 का भाग इसमें अगर जाएगा तो कितनी बार जाएगा, चलो 7 का भाग इसमें जाएगा 5 बार, और इसमें 7 या 21, 7 दूनी 14, तो 5 का भाग 100 में जाएगा 20 बार, देन 640। तो हमने ये पहले क्वेश्चन कर रखा है, तो ठीक है, तो दोबारा भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कि 150 में 180 में 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। ये भी क्वेश्चन इजी है, पर इसको क्या करना है दोस्तों, सेट करना है। क्या करना है दोस्तों, सेट करना है इस क्वेश्चन को। हम सेट करते हैं इस क्वेश्चन को कि 180 के 15% में 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि वो योगफल 300 योगफल है ना, कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। देखो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सेट, प्रश्न क्या हो गया हमारा सेट, और प्रश्न को सेट करने के बाद हमें क्या करना है, सोल्व करना है। अब देखो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ x के मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना दोस्तों, सिर्फ x का मान ज्ञात करना है, और x का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करो, कैसे करते हैं, देखो दोस्तों, कर लोगे क्या, बताओ मुझे, कर लोगे क्या, कर लोगे। देखो 180 में अगर मैं 20 का भाग दूँ तो कितना आएगा, 9 बार, और 100 में दूँ तो 20 का भाग कितना आएगा, 5 बार, और 5 का भाग 3 में दूँ तो 5 3 15, तो ये आएगा 9 3 27 प्लस x बराबर, और अगर मैं 20 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ऐसे कर लेते हैं ना, 36 गुणा 2, देन 27 प्लस x बराबर 72, देन x बराबर 72 माइनस 27, कितना है हमारे पास, कितना है दोस्तों, 12 में 7 जाएंगे तो 5, 6 में से 2 जाएंगे तो 4, देन x, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आई, 45%। यानी कि 180 के 15% में अगर हम 45 जोड़ देंगे तो वो 360 के 20% के बराबर हो जाएगा, है ना। कि 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। बस क्वेश्चंस को ऐसा ही पूछा है, और ऐसे ही क्वेश्चंस को हमें क्या करना है दोस्तों, सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि दो संख्याओं का योग 520 है। हमने माना दो संख्याएं कौन सी है, माना, देखो पहले तो ये पढ़ लेते हैं कि बड़ी संख्या में 4% की कमी और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई, तो प्राप्त संख्या बराबर है। तो प्राप्त संख्या क्या है, अगर हम बड़ी संख्या के में 4% की कमी कर देंगे और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि कर देंगे, दोनों संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो माना बड़ी संख्या x और छोटी y, तो हमने मान लिया। तो हमें क्या पूछना है कि दो संख्याओं का योग तो हमने कर लेंगे, x प्लस वाई बराबर 520 हमने कर लिया क्या, इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। अब क्या पूछ रहा है कि बड़ी संख्या में 4% की कमी करनी है, तो बड़ी संख्या हमने क्या मानी, x में 4% की कमी कर दी, ठीक है। और क्या कर रहा है, छोटी संख्या में 12% की वृद्धि करनी है, छोटी संख्या हमने y और क्या करनी है 100 प्लस 12, ठीक है। तो दोनों बराबर है, तो बराबर हमने कर दिया, ठीक है दोस्तों, हमने क्या कर दिया, दोनों को बराबर भी कर दिया। तो अब क्या आया, x गुणा 96 बराबर y गुणा 112,
ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखो दोनों में किसका भाग जा रहा है, किसका भाग जा रहा है दोस्तों, दोनों में 4 का भाग जा रहा है, क्या 4 का भाग जा रहा है, तो x गुणा 4 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, और इसमें भी कितना भाग बाहर जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 2 4 उल्टा 32, फिर भी 4 का भाग जा रहा है, तो 6x बराबर 7y। ठीक है, अब देखो इसने क्या पूछा कि छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या मतलब y का मान, क्या इसने क्या पूछा है कि छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या मतलब y का मान पूछा है। तो क्या मैं x को मैं ऐसे लिख दूं क्या, 7y बटे 6, बटाओ लिख दूं क्या मैं 6 को, x को मैं 7y बटे 6 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हैं सर, इसको कैसे भी लिखो, बल्कि हाँ कैसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको, x बराबर 7y बटे 6 भी लिख सकता हूँ मैं, या फिर 6x बराबर 7y भी इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं देखो इसका मान इसमें रखूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, x की जगह में क्या लिखूं मैं, 7y बटे 6, ठीक है, प्लस y बराबर 520। मैंने यहां पर x की जगह 7y बटे 6 क्यों लिखा, क्योंकि दोस्तों मैं y बराबर 6x बटे 7 नहीं लिखना है मुझे, क्यों, क्योंकि दोस्तों मुझे x का मान नहीं ज्ञात करना है, क्योंकि x तो हमारी बड़ी संख्या है। अगर ये पूछता कि बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो मैं यही लिखता कि y बराबर 6x बटे 7, पर हमें ज्ञात करना है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कौन सी है हमारी y, तो हमें क्या करना है, जो समीकरण नंबर हमारे 1 दे रखी है उसमें जो x है उसकी जगह क्या लिखना है हमें, y का मान, मतलब y लिखना है हमें। y कैसे लिखेंगे, जब x बराबर हम क्या लिखेंगे 7y बटे 6, तो x बराबर 7y बटे 6 लिखेंगे, तो वो क्या हो गया, दोनों y हो गए ना, और दोनों y हो गए तो हम उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। अब यहाँ पर हम लेस से लेंगे तो 7y 6 का 6 में भाग जाएगा एक बार, और 1 को 7 से y से गुणा करेंगे तो एक बार। अब देखो यहाँ पर 1 का 6 में भाग जाएगा 6 बार, और 6 को 7 से y से गुणा करेंगे तो 6y बराबर 520। देखो 6 7 13y बराबर 520 गुणा 6, देन y बराबर 520 गुणा 6 बटे में 13, 13 का भाग 52 में आता है क्या, 13 चौक 52, ठीक है 0। ठीक है, तो 40 गुणा 6 बराबर 6 चौका 24, 240, देन y बराबर हमारे कितना है दोस्तों, 240। 240 आंसर में है क्या, हमारे आंसर में है। देखो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को सेट करना आना चाहिए। क्वेश्चंस अगर इतना ही बड़ा क्यों नहीं हो, अगर हम उसे टुकड़ों में सोल्व करेंगे ना, पहले एक लाइन लिख फिर सोल्व किया, फिर एक लाइन लिख फिर सोल्व किया, तो क्वेश्चन हमारा आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चंस को सबसे पहले सेट करना है और सेट हुए क्वेश्चंस को सोल्व करना है। मैं क्या कह रहा हूँ कि सेट हुए क्वेश्चंस को सोल्व करना है। दोस्तों आपको 20 तक पहाड़े पक्का याद होना चाहिए, जोड़ बाकी गुणा भाग, और ये भी हमको याद होने चाहिए कि जोड़ बाकी गुणा भाग तो ऐसी चीज़ है कि आपको नॉर्मली तो आने ही चाहिए, उसके साथ 20 तक पहाड़े याद कर लो बस काफ़ी है। क्या 20 तक पहाड़े याद कर लो काफ़ी है। ठीक है, आगे देखते हैं कि भवानी अपनी आय का 68% खर्च करती है। क्या भवानी एक लड़की का नाम है जो क्या है अपनी आय का क्या करती है, 100 रुपये कमाती है और 68 रुपये क्या कर देती है, खर्च कर देती है। और उसकी आय क्या बढ़ गई, 15% बढ़ गई बाद में, और उसका जो खर्च है वो भी क्या बढ़ गया, बाद में 10% और बढ़ गया। तो बचत में परसेंटेज की वर्दी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन छोटा सा है, हम क्या करेंगे इसको पहले 100 मान लेंगे उसकी आय। ठीक है, खर्च कितना है दोस्तों और बचत कितनी है, खर्च तो कितना किया उसने 68, बचत कितनी हो गई 32। ठीक है, ये हमारी एक लाइन हो गई। अब क्या बोल रही है कि उसकी आय 15% बढ़ गई, कितनी हो गई 115 हो गई, और व्यय कितना हो गया 10% बढ़ गया। तो व्यय 10% बढ़ गया तो कितना हुआ 68 का 10% कितना हुआ दोस्तों, बटे 100, एक से एक कैंसिल, ये हुआ 6.8, मतलब ये कितना हुआ दोस्तों 6.8। अब मैं इसको 6.8 को इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 68 74.8, कितना हो दोस्तों ये 74.8, है ना। समझ में है कि भवानी अपनी आय का 68% तो खर्च करती है, तो हमने 68 यहाँ पे लिख लिया। बचत कितनी होगी फिर 32। ये बोल रहा है कि अपनी आय का उसकी आय का 15% बढ़ जाती है, उसकी आय क्या होगी दोस्तों, ये 15% बढ़ गई, 15% बढ़ गई तो हमने लिख दिया ना। उसका व्यय 10% बढ़ जाता है, 10%, 68 का 10% निकाल लो, व्यय मतलब खर्च, है ना। ठीक है, इसका जो व्यय है क्या हो गया 10% बढ़ गया, तो 6.8 क्या हो गया इसका व्यय बढ़ गया, है ना। 6.8 इसका 10% हो गया,
तो 10% इसका व्यय बढ़ गया तो 10% इसमें जोड़ देंगे, तो अब कितना हुआ ये 74.8। तो पूछ रहा है कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। पहले बचत कितनी थी 32। अब उसकी आय अगर बढ़ी है तो बचत में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा ना। कितना हुआ दोस्तों यहाँ पर बचत इसकी 115 माइनस 74.8। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। 115 माइनस 00 बटे हुए 74.8। तो 10 में से 2 गया 8 गया तो 2, इधर 4 में से 4 गया तो 0, और इधर कितना बचेगा दोस्तों 11 में से 4 गया 7 गया तो 4। तो हमारा जो हमारी बचत है वो कितनी आई, हमारी जो बचत है दोस्तों कितनी आई 40.2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो बचत क्या पूछ रहा है, बचत में प्रतिशत वृद्धि। पहले बचत कितनी थी 32, अब कितनी है 40। पहले बचत कितनी थी 32, अब कितनी है 40। दोनों में अंतर कितने का हो गया 8.2 का अंतर। ठीक है, मतलब पहले बचत तो 32 थी, अब वो 8.2 बढ़कर कितनी हो गई 40। क्या हो गई दोस्तों 8.2 बढ़कर 40 हो गई। तो हमें क्या बोलूँ 8.2 तक कितनी है उसकी बचत है, और बचत में वृद्धि ज्ञात करनी है, वृद्धि परसेंटेज ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे उसमें पहले वाली बचत का भाग लगा देंगे, तो उसको 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, कि हमारे बचत तो कितनी है दोस्तों 8.2, हमारी बचत कितनी है 8.2। और अब हमारी जो पहले वृद्धि देखो, पहले आय 100 थी, खर्च 68 और बचत 32, फिर आय 115 हो गई, खर्च हो गया हमारे 74.8 और बचत कितनी हो गई 40.2, है ना। दोनों में बचतों में अंतर कितना हो गया 8.2 का। अब वो पूछ क्या रहा है कि जो 32 को 40.2 होने में कितना का अंतर है 8.2 का, और कितनी परसेंटेज है वो 32 की, वो कितनी परसेंटेज है, तो वो हमें निकालना है ना। तो क्या किया हमने कि 8.2 का मैं 32 का भाग लगा के 100 से गुणा कर दिया। तो देखो ये कितना हो जाएगा 820 बटे हुए 32। ठीक है, यही होगा ना। इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे 820 बटे हुए 32, 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों 410 बटे हुए 16, 2 का भाग लगाएंगे, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 205 बटे हुए 8। तो फिर हम इसके अंदर 8 का भाग लगाते हैं, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, बच्चा कितना 4 और 5 45 हो गए, 8 पंजो 40, फिर बच्चा कितना 5, फिर 0, 8 सिंह 48 पॉइंट लगा के, फिर बच्चा 2, फिर 0, 8 एक 8 दूना 16। तो हमारे पास कितना है 25.62। ठीक है दोस्तों, हमारे पास कितना आंसर है 25.62। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सेट करना है। हमें क्वेश्चन को क्या करना है दोस्तों सेट करना सीख जाओ, और क्वेश्चन को सेट करने के बाद उसको क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं आगे कि दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम इस चैनल पर वीडियो, पटवार, एलडीसी, जेल प्रहरी और सफाई कर्मचारी और इसके साथ जो भी आने वाली भर्तियाँ हैं उन सभी भर्तियों में गणित रीजनिंग से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम होगी उन सभी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों हम अभी पटवार और वीडियो मेंस के अंदर जो भी टॉपिक आने वाले हैं उन टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। उन टॉपिक्स के अंदर जो जो चैप्टर दे रखे हैं हमारे, उन सभी चैप्टर्स को हम एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों हमारे वीडियो के अंदर कम से कम 24 से 25 टॉपिक दे रखे हैं और पटवार के अंदर हमारे 8 से 10 टॉपिक है जो हमारे गणित से संबंधित है। दोस्तों हमें हमारे जो टॉपिक्स दे रखे हैं उन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट तो करना ही है, साथ ही साथ उसको समझना भी है और हमें एग्जाम्पल बहुत सारे करने हैं। दोस्तों हमने इस चैप्टर के अंदर जो परसेंटेज चैप्टर है हमारा उसके अंदर सारी थ्योरी पढ़ ली है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं। दोस्तों हम कल से प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उस प्रॉफिट लॉस के अंदर भी हम कम से कम 8 से 10 वीडियो डालेंगे। उन वीडियो के अंदर हमारे जितने भी टॉपिक्स होंगे हमारे प्रॉफिट और लॉस के अंदर जितने भी हमारे टाइप्स है दे रखे हैं उन सभी टाइप्स को हम इसको एक एक करके सोल्व करेंगे। दोस्तों ध्यान रहे हमें इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। हमें क्या दोस्तों सिलेक्शन लेना ही लेना है और सिलेक्शन लेने के लिए आपको गणित तो पढ़नी ही पड़ेगी। क्या दोस्तों गणित तो पढ़नी ही पड़ेगी, बिना गणित सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। आज के टाइम में बिना गणित आप पॉसिबल ही नहीं है कि सिलेक्शन ले लो। पहले भी नहीं था तो अभी भी नहीं है। पहले तो और दिक्कत थी कि पहले पटवार के अंदर, एलडीसी के अंदर और वीडियो के अंदर गणित का पोर्शन बहुत ही ज़्यादा था।
अब तो भले ही कम कर दिया, पहले तो ये मान लो कि 33-34% था और अब क्या कर दिया, उसे 20 से 25% कर दिया। और 20 से 25% भी दोस्तों कम नहीं होता है ना। सिलेक्शन के लिए 20 से 25% नंबर एक पोर्शन में से आना कम नहीं होता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, गणित को अच्छे से करना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।